वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज तपस आईएएस। तपस आईएएस में आपका स्वागत है। टुडे इज 26 ऑफ जुलाई 2023। देखते हैं द हिंदू पेपर ने क्या कवर करने की कोशिश किया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ ये है कि ऑपोजिशन प्लान नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट, दैट इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ऑपोजिशन जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आने वाला है। एक्चुअली जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो लेके आ चुके हैं। सो क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन? ऑपोजिशन को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना पड़ा? फिर अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है और अगर वो पास हो जाता है तो क्या सरकार गिर जाएगी? और जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड चीज़ें हैं नो कॉन्फिडेंस लेको आर्टिकल 75 को लेके, वो डिस्कस करेंगे अपन। और देखेंगे कि मणिपुर वाली क्राइसिस में क्या मोदी जी का नहीं बोलना कांग्रेस को ये एस्टराइज करता है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए कि नहीं। उसके पीछे की रीज़न भी डिस्कस कर लेंगे जितना हो सकता है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि बाली में क्या हुआ। फिर उसके बाद इंटरनेट कर्व जो हुआ है मणिपुर में उसको लिफ्ट किया गया है, उसको सही किया गया है कुछ दिनों के बाद, करीब अप्रॉक्सी 80 डेज़ के बाद। फिर नेक्स्ट है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको जो हटा दिया गया है, वापस जो पुराने वाले थे उनको वापस लाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है आप केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पीटी स्पेशल फैक्ट्स हैं, आप लोग उसको दिमाग में बैठा लें। 50 MP शुड एटलीस्ट सपोर्ट दी मोशन। अगर 50 MP अगर उसमें से सपोर्ट कर देते हैं तो वो मोशन जो है वो जनरेट हो जाएगा लोकसभा में, और उसके बाद उसके ऊपर स्पीकर के फैसले होंगे। स्पीकर एक्सेप्ट करेगा तो उसको अगर उस पर फिर बहस होगी, अगर वो पास हो जाएगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसको रेजिग्नेशन देने पड़ेंगे और सरकार गिर जाएगी। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के वो हैं रूल्स। 190B ऑफ द चैप्टर 17 ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है लोकसभा का जो है उसके अंदर में, दैट मीन्स 190B के अंदर में आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको अपन समझ लेते हैं कि फर्स्ट लोकसभा जो फॉर्म हुआ था वो 1952 में हुआ था, और उसके अप्रॉक्सीमेटली 11 साल के बाद 1963 में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लेके आए थे आचार्य जे कृपलानी, और वहाँ पे वो फर्स्ट टाइम उसका यूज हुआ था। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं है कि सरकार गिराने के लिए, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर डिस्कस करने के लिए अपोजिशन जो रखती है इंपॉर्टेंट इशू को लेके, जिससे गवर्नमेंट भागती रहती है। फॉर एग्जांपल राइट नाउ मणिपुर केसेस को लेकर अपोजिशन लगातार चाहती है कि आप उस पर डिस्कस करें। आप उस पर डिस्कस करने को खैर गवर्नमेंट रेडी हो गई है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि इस पर प्राइम मिनिस्टर का सू मोटो तरीके से एक आंसर आए कि क्या हो रहा है मणिपुर में, क्या कैसी स्थिति है, आपने क्या किया है, किस टाइप की पॉलिसी लेके आए हैं। सो इसके लिए भी कभी कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं। और भी बहुत सारे मोशंस हैं, एडजर्नमेंट मोशंस हैं, कट मोशंस हैं, आप उसको भी पढ़ें। तो आप लक्ष्मीकांत उसमें आप देख लें, लक्ष्मीकांत में बहुत सारे मोशंस दे रखे हैं पार्लियामेंट के चैप्टर में, आप एक बार उससे गुजर जाएं। क्योंकि अब ये न्यूज़ में आ गया है तो लगातार नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिलेटेड जितने भी मोशंस हैं वो कवर किया जाएगा, और उसको जब जब वो पेपर कवर करेगा तो हम उसको डेफिनेटली कवर करेंगे। लेकिन आपकी ड्यूटी ये बनती है कि जब ऐसी चीज़ें आएँ तो इसके पीछे का आप वो देखें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो दूसरा भी मोशन पढ़ लेता हूँ। तो ये आपके पीटी रिलेटेड स्पेशल फैक्ट है। इतना याद रखेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन तो बन जाएगा। तो इससे रिलेटेड चीज़ें थी और अपोजिशन ये चाह रही थी, तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब अगला न्यूज़ ये है कि एक बाली में जब जो चाइना के जिनपिंग थे और इंडिया के जो मोदी जी थे, वो दोनों की मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में ये कहा गया था कि जो एक कंसेंसस पे पहुंच गए हैं टू रिस्टोर बायलैटरल टाइज ड्यूरिंग द मीटिंग इन बाली लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर में जो बाली की समिट हुई थी उसमें ये कह रहे कि एक कंसेंसस पे पहुंचे थे। और ये कौन कह रहा है? ये चाइना की तरफ से आ रहा है। लेकिन इंडियन स्टेटमेंट जो है, जो इसके बाद जो अभी मीटिंग हुई है, जो ब्रिक्स की समिट्स हुई है, ये होने वाली है, उससे पहले जो है डोवाल वांग की वहाँ पे मीटिंग हुई थी। अजीत डोवाल आप सबको पता है, NSA हैं अपने यहाँ के, और तो इनकी मीटिंग हुई थी। तो इसमें ये कह रहे थे कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, मीटिंग जरूर चल रही है, लेकिन इन्होंने, इंडिया वाले ने उसको उस क्लेम को कह दिया कि ऐसा नहीं है कि हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे
जितनी भी प्रॉब्लम थी उसको सुलझा ली गई है, ऐसा नहीं है। सो क्यों स्टेटमेंट दिया है, आप उसको उसके पीछे का वो देखें। ब्रिक्स समिट्स होने वाली हैं तो थोड़ा ब्रिक्स की देख लेते हैं, पीटी स्पेशल्स। सो फर्स्ट ब्रिक्स जो हुआ था, पहले ब्रिक था, आपको पता ही होगा। बाद में जाके ब्रिक्स समिट्स हुआ, उसमें ऐड हुआ, एक कंट्री को ऐड किया, साउथ अफ्रीका को। 2011 में हुआ पहली समिट ब्रिक्स की, नॉट ब्रिक की। मोस्ट रिसेंट 2022 में हुआ है, वर्चुअली हुआ है, और वो हुआ है चाइना में। अपकमिंग जो होने वाला है जोहान्सबर्ग में होने वाला है, जो साउथ अफ्रीका में है। तो आप थोड़ा दिमाग में याद रखिए कि पहला कहाँ हुआ, मोस्ट रिसेंट क्या हुआ, अपकमिंग क्या हुआ। ब्रिक्स से रिलेटेड एक बैंक है जो आप उसको भी याद रखना है कि न्यू डेवलपमेंट है। इसमें देखें कि आप कौन कौन से कंट्री का कितना शेयर है, आप एक बार ये देख लें। और जो अभी करंट में जो चल रहा है कि यूएई जो है वो अप्लाई किया है ब्रिक्स के मेंबरशिप्स के लिए, तो आप इसको भी देख लें, आप इसको दिमाग में याद रख लें कि और भी इसके साथ इजिप्ट भी है, इजिप्ट है, बांग्लादेश है, इन लोग ने भी मेंबर्स के लिए अप्लाई किया, मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। तो एक न्यूज़ ये हो गया। नेक्स्ट, मणिपुर मार्जिनली लिफ्ट इंटरनेट कर्ब्स। सो बहुत दिनों के बाद मणिपुर में कुछ जो सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो लगातार उनको कह रहे थे कि आप इनको जो है इंटरनेट लिफ्ट कीजिए, ठीक है। सो कुछ एरिया में आफ्टर 83 डेज के बाद हैविंग विद सम रिस्ट्रिक्शंस उसको स्टार्ट किया गया। तो मणिपुर लगातार न्यूज़ में है, तो इससे जितने भी रिलेटेड न्यू डेवलपमेंट आएंगी आपको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर था पिछले 1 महीने से अपने ड्यूटी पे अनेबल थे। कुछ लोग कह रहे थे कि बीमार हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको सैक कर दिया गया है, कि गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया है, कि चलो कुछ रीजन से सस्पिशियस रीजन बता रहे हैं कि अब, या फिर जिनपिंग से उनकी अच्छी तालमेल नहीं बैठ रही है, जो भी रीजन है। लेकिन जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो बहुत दिन से 1 महीने से एक्चुअली वर्किंग मोड में थे ही नहीं। इवन जो अपनी ऑफिस है, ऑफिस का भी यूज़ नहीं कर रहे थे। तो उनके जगह पे वापस जो पुराने वाले थे उनको लाया गया है। तो इंटरनेशनल मीडिया में और इवन चाइनीज़ मीडिया में बहुत सारा इसका रीज़न है कि चाइना का जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। किसकी भर्ती, किसकी अपॉइंटमेंट, किसका इलेक्शन कब होता है वो पता नहीं चलता है, और कौन से प्रोसीजर के बाद उनको हटाया गया है। आप किसी को हटा रहे हो, आप किसी को कह रहे हो कि मैं आपको इस पोस्ट से हटाता हूँ, उसके लिए आप उसको रीज़न देंगे, वैलिड रीज़न तो देंगे। आप उनको दो ना दो, एटलीस्ट जो आपकी मीडिया है आप उस मीडिया को तो बताओ। तो वो भी नहीं चल रहा है। तो आप सबको पता है कि चाइना में किस टाइप की गवर्नमेंट है। सो इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। वी ऑल नो दैट कि सिंगल पार्टी टाइप का वहाँ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट कहता है कि जो सेंट्रल टैक्सेस हैं जो फाइनेंस कमीशन अलॉट करती है, तो उसमें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार करता है। तो इस टाइप का स्टेटमेंट है इनका, कि ये कहते हैं कि लेटर कम्स अहेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन की जो बैठक होने वाली है 2026 के बाद जो स्टार्ट होगा, कि कौन से स्टेट को कितना % स्टेट का शेयर कितना होगा सेंट्रल के टैक्स के पूल में, सेंट्रल टैक्स पूल में। तो उस हिसाब से कुछ इनकी मीटिंग होने वाली थी, तो इसमें उन्होंने अपने कंसर्न उठाए हैं। और ये लिखा भी है, अमंग अदर थिंग्स द पैनल विल रिकमेंड द रेशियो इन विच टैक्स, किस रेशियो में टैक्स का डिवीजन होगा, डिवाइड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉर 5 ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से लेके अगले 5 साल 2031 तक के लिए किस तरीके का टैक्स में डिवीजन होगा। और डेफिनेटली आप सबको पता है कि फाइनेंस कमीशन का काम ही है कि डेवोल्यूशन ऑफ टैक्स करता है सेंटर और स्टेट में और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स में। तो किसका, और उसमें भी जब वो ऐसा करता है तो उसके डिफरेंट उसके वो होते हैं कि आपको पॉपुलेशन को कवर करना होता है, आप कितना अच्छा आपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, और आपका एरिया क्या है, और भी पैरामीटर्स हैं, उसके बेस पे आपको वो आपको टैक्स पूल में आपका हिस्सा मिलता है। सो ये फाइनेंस कमीशन हो गया। नेक्स्ट, तो इससे पहले फाइनेंस कमीशन देखें, उसके बारे में कुछ 2-3 लाइन पीटी स्पेशल पढ़ लेते हैं। सो पीटी स्पेशल फाइनेंस कमीशन में ये है कि फाइनेंस कमीशन एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में लिखा होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाता है। और भी डिफरेंट टाइप की बॉडी होती हैं, स्टैचुरी बॉडी, आप लोग कमेंट में बताओ कि कौन कौन से स्टैचुरी बॉडी हैं। उसके बाद कुछ होते हैं नॉन स्टैचुरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, नॉन स्टैचुरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं। आप इनके बारे भी कमेंट में लिखो, बताओ मुझे कि नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, ये सब पहले, या CBI या फिर CVC किस टाइप की बॉडीज हैं, ठीक है।
तो आप उसको एक बार देख लो, क्योंकि ये पहला ऑप्शन उनका यही रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है। इफ़ यू नो दीज फैक्ट तो एटलीस्ट यू विल रिजेक्ट दी ऑप्शंस। आप उसको जो ऑप्शन में दिए हैं उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एस्टैब्लिश बाय प्रेसिडेंट। जो फाइनेंस कमीशन होता है वो एस्टैब्लिश किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव रिकमेंडेशन ऑन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, सेंटर स्टेट का फाइनेंशियल। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फिस्कल फेडरलिज्म का, क्योंकि जो पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इतनी जल्दी इतनी आसान होती नहीं। आप पैसे के बारे में आप जानते हैं, लेकिन इतनी अच्छी फेडरलिज्म है इंडिया की, ये कह रहे हैं कि हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं तुम्हारे बिहाफ पे। आप अगर आर्टिकल 279 से लेके आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है और किसको जा रहा है। तो आप उसमें देखेंगे कि फिस्कल फेडरलिज्म है हमने हमारे इंडिया में। जब भी फेडरलिज्म की वर्ड है तो एक इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो है कि कभी कभी सेंटर कलेक्ट करती है और स्टेट में बांटती है, कभी कभी स्टेट कलेक्ट करती है और फिर सेंटर को दे देती है, बाद में सेंटर उसको वापस कर देता है। तो एक टाइप का फाइनेंशियल रिलेशन है सेंटर स्टेट का। तो आप और ये आप इसको ध्यान रखें। उसके बाद जो है फाइनेंस कमीशंस के जो हैं वो शेयर ऑफ टैक्सेस बिटवीन द स्टेट, तो स्टेट के बीच में टैक्स का डिवीजन कैसे हो, कौन सा स्टेट को कितना टैक्स मिलता है, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। फाइनेंस कमीशन में होता क्या है, एक चेयरमैन होता है और 4 अदर्स मेंबर्स होते हैं। टोटल 5 मेंबर की कमेटी होती है इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो आप इसको याद रखिएगा। और ये चारों जो पांचों हैं वो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। कुछ ग्रांट्स भी देते हैं, तो ये याद रखिएगा। 15 फाइनेंस कमीशन देख लेते हैं। एनके सिंह कमेटी उसके चेयरमैन था और ये 2021 से लेकर 2026 तक के लिए था। इंटीरियम पीरियड के लिए भी था, 2020-21 के लिए भी था, लेकिन इनका जो टेन्योर स्टार्ट हो रहा था वो 2021 से लेकर 26 तक। दैट इज़ द रीज़न कि 2026 से लेकर फिर से आपको 16th फाइनेंस कमीशन के लिए मीटिंग हो रही है। तो 15 फाइनेंस कमीशन जो था वो 41% ऑफ शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्स के अंदर में दे रहा था। सो आपको ये याद रखना है। पहले कितना था आपको वो याद रखो, 42% था उसको। दैट मीन्स 1% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है टैक्सेस में। स्टेट को जो मिलती है उसमें 1% का डिक्रीज हुआ है। ये 14 कमीशन की रिपोर्ट होगी, 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट। सो दिस इज अबाउट फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट, दिल्ली में एक कोचिंग में आग लग गई थी, उसको लेके हाई कोर्ट ने ये लिखा है कि विदिन 30 दिन के अंदर में एनओसी उनको बोलो कि आप जितने भी क्लासेज हैं उनको बताओ कि वो फायर सर्टिफिकेट उनके पास है कि नहीं। और इसके लिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी ऑफ दिल्ली को, और विदिन 30 दिन के अंदर में देना है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्टैंडिंग काउंसिल इन्होंने ये बोला है कि 95% ऑफ कोचिंग सेंटर इन द सिटी डू नॉट हैव सेफ्टी क्लियरेंस डिस्पाइट इट इज बीइंग ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। एक टाइप का स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे आपको फायर ब्रिगेड से फायर सर्टिफिकेट चाहिए, आपको उसका एनओसी चाहिए। तो इसको लेके भी है कि आप इतनी बड़ी संस्था चला रहे हो और आपको जो स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इनके खिलाफ ठोस से ठोस कदम उठाने जाने चाहिए थे। अभी देखते हैं इस पे दिल्ली हाई कोर्ट किस टाइप का, जो कि ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि 95% के पास नहीं है, जबकि इसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, चार्ज फ्रेम्ड हो गया है 2020 वाला जो नॉर्थ ईस्ट पे जो दिल्ली में वहाँ पे जो राइट्स हुए थे, दिल्ली राइट्स केस जो थे, तो उसके लिए चार्जशीट फाइल होगा। कुछ इसमें कुछ बड़ा होगा तो अपन देखेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं, यस। सो सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड व्हेन ईडी कैन टेक मिनिस्टर इनटू कस्टडी। ये लगातार न्यूज़ में चल रहा है, मैं आपको ये न्यूज़ में लगातार बता ही रहा हूँ कि जो वी संथली बालाजी जी हैं जिनको ईडी अरेस्ट करना चाह रही है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में और उनको कस्टडी लेना चाह रही है, सो वो केस अभी अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है। तो अब हाई कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दो कि कस्टडी जो है वो ईडी को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं। तो ईडी है कस्टडी को लेके है, आपको पता ही है कि कस्टडी के लेके कोई सा केस होता है तो आप सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट एक्सेस कर सकते हो। तो ये वाले केस में हैबियस कॉर्पस का केस है। हैबियस कॉर्पस जो है एक टाइप का रिट है, आप सबको पता होगा आर्टिकल 32 के अंदर में, ठीक है। 5 डिफरेंट टाइप के रिट्स होते हैं, आप उस रिट्स को पढ़ें। हैबियस कॉर्पस हो गया, मैंडामस हो गया, सर्सरी हो गया, क्यू वारंटो हो गया, प्रोहिबिशंस हो गए। तो ये आप इसको रटें, आप उसको समझें कि पांचों का क्या मतलब है। तो हैबियस कॉर्पस का एक पिटीशन फाइल किया था। सो इसके अंदर में कि टू हैव ए बॉडी, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है तो आपको कोर्ट के सामने बॉडी को प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। आप ज़्यादा दिन तक उसको दूर रख नहीं सकते।
तो ऐसे केसेज में सुप्रीम कोर्ट के पास ये दोनों चले गए हैं। हाई कोर्ट कह रही है कि लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड कि कस्टडी मिलना चाहिए। आपको पहले भी पिछले वाली वीडियो में कह चुका हूँ मैं कि ईडी के पास कस्टडी लेने का पावर है कि नहीं है। तो ईडी एक पुलिस ऑफिसर के साथ ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उसको लेके कि ईडी जो है सरकमस्टांसेस बेसिस पे जो है वो एक फोर्स की तरह काम करती है, और उसको जो है वो कई जजमेंट में ऐसा है कि वो कस्टडी में पूछताछ के लिए ले जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट्स हैं जो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था ईडी को लेके। तो आप उसको जाएं और उसको मेरे तपस IAS चैनल पे उसको देखें, ईडी से रिलेटेड न्यूज़, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। लेकिन इस वाले में तो फिलहाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ईडी के पास कस्टडी होगा कि उस मंत्री का कि नहीं, कि उनसे पूछताछ की जा सके। नेक्स्ट है महाराष्ट्र STF टू अटैक फॉरेन नेशनल स्टेइंग इलीगल्स। तो कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे को क्यों लग रहा है ये बंद हो गया भाई फिर से। टाइम डिमांड एक तो होता है, और दूसरा इसमें टाइम को लेकर होता है कि आप आपकी मनी टाइम के लिए कुछ देर के लिए जैसे फिक्स डिपॉजिट करते हैं आप। देखते हैं कि बैंक क्या कहना चाह रही है और इसमें क्या कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फुल रिजर्व बैंकिंग ऑल्सो नोन है 100% रिजर्व बैंकिंग, एक टाइप का 100% रिजर्व बैंकिंग है। एक टाइप का ये रेफर करता है कि सिस्टम ऑफ बैंकिंग वेयर बैंक आर नॉट अलाउड टू लेंड आउट मनी दैट दे रिसीव फ्रॉम कस्टमर इन फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट से जो भी है, जैसे मान लो कि आपने डिमांड के बेस पे आपको ट्रीट किया जाएगा, दैट मीन्स कि आपने आज रखा और कल आपका डिमांड हो गया तो कैश में उसको पैसा चाहिए आपको, तो आपको उनको बैंक को देना पड़ेगा। So demand deposit are deposit that customer can withdraw from the bank at any point in time without any prior notice. Yes, मेरा मन किया मैं अपना बैंक है जाके मैं 2000 रुपए निकाल लूंगा। So under full reserve banking, banks are mandated to hold all money that receive as demand deposit from customer in their wallet at all time. आपको इस पैसा का ये लोग यूज कर लेते थे और किसी को लेंडर्स को दे देते थे और कहीं पे लगा देते थे। तो अब इनको ये रखना पड़ेगा। इस कंडीशन में ये होता है कि फुल रिजर्व बैंकिंग में आपको ये पैसे खुद ही के पास वॉल्ट्स में रखने पड़ते हैं। इन दिस केस बैंक सिंपली एक्ट एज ए कस्टोडियंस, आपके पैसे का वो रक्षक है, टू डिपॉजिटर्स मनी एंड मे चार्ज ए फी फ्रॉम डिपॉजिटर्स। ट्रेडिशनल बैंकिंग देखेंगे तो जब भी आप गवर्नमेंट को या फिर बैंक को पैसे देते हैं, जैसे आप HDFC में आपका बैंक है, आप उसको पैसे दोगे तो आपको इंटरेस्ट देगा। लेकिन आप जब ये वाली इसमें जो 100% बैंकिंग होती है, जो फुल रिजर्व बैंकिंग होती है, उसमें अगर आप दोगे तो आपको वो कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने डिमांड के हिसाब से पैसे निकाल रहे हो। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, जो बैंकिंग सिस्टम जो इंडिया का है उससे बिल्कुल उल्टा है। इन अदर वर्ड्स, अंडर फुल रिजर्व बैंकिंग बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू रिजर्व बैंकिंग 100% ऑफ देयर लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। वो एक लायबिलिटी के रूप में आपको रखे रहेगा आपका, और जब आपको जरूरत है आप ले जाओ। तो आपका पैसा बैंक में रखने के आपसे पैसे लेंगे कि आपको जरूरत पड़ेगी तो आप निकाल के रख लेना। एक टाइप का सिक्योरिटी हो गया कि आप सिक्योर हो। और देखते हैं क्या कह रहा है। बैंक कैन ओनली लेंड मनी दैट दे रिसीव एज ए टाइम डिपॉजिट। मैंने आपको बोला कि आपको फिक्स डिपॉजिट है, आप बोलोगे 1 साल के बाद पैसे निकालूंगा, तो बैंक उसी को लेंड करेगा, दूसरे को उसी को उधार पैसा देगा, उससे इंटरेस्ट कमाएगा। तो ये वाला है। तो TD वर्सेस DD का कंसेप्ट आ गया। So time deposit are deposits that customer can withdraw from bank only after a certain period of time that is agreed upon between the bank and the customers. इसका एग्जाम्पल ही सीधा है कि फिक्स डिपॉजिट, कि आपको 1 साल के बाद जाके आप अपना पैसा निकाल लो, तब तक 1 साल वो किसी और को देके उससे पैसा कमा के आपको भी इंटरेस्ट दे देगा। तो ये वाला कंसेप्ट है। इन द बैंकिंग सिस्टम द एग्जिट टुडे ऑल्सो नोन एज द फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। बैंक्स प्रीडोमिनेटली डू नॉट लेंड मनी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल कैश। आजकल जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है, फिजिकली कैश तो देते नहीं किसी को, इलेक्ट्रॉनिकली आपको चेक के थ्रू उसके थ्रू आपको पैसा दे देते हैं। तो ये एक टाइप का फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम हो गया। ए बैंक दैट वांट टू लेंड मनी कैन सिंपली ओपन ए लोन अकाउंट। ऐसे समय में क्या करता है, आपको जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग है उस समय में बैंक क्या करता है, एक आपका लोन अकाउंट खोल देता है और एक अपना उसमें आपके अकाउंट में एक बोरोवर्स का साइड और क्रेडिट का साइड खोल देता है, और आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स मनी है उसके टर्म में आपको इक्विवेलेंट लोन अमाउंट आपको पास कर देता है। उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंक। कैश नहीं देता है आपको चेक वेक दे देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से पैसे चले जाते हैं। सो जब भी लोन जो है और वो ज्यादा दे दे और कैश आपके पास रहे नहीं, तो बैंक जो उसको रन ऑन बोलते हैं, बैंक रन ऑन हो गया। सो दिस कैन कॉज ए रन ऑन बैंक एज द बैंक हैज क्रिएटेड लोन फार एक्सीडिंग दैन अमाउंट ऑफ
एक्चुअल कैश इन इट वॉल्ट्स, जितने पैसे थे उससे ज्यादा उसने लोन दे दिया तो बैंक रन हो गया। तो आपको वो समझ लो। हाउएवर बैंक रन रेयरली हैपन, इंडिया में बैंक रन बहुत कम समय पे हुई है, लेकिन हुई है। फॉर वन रीजन बता रहे, मोस्ट ट्रांजेक्शन इन टूडे इकोनॉमी हैपन थ्रू चेक एंड अदर नॉन कैश इंस्ट्रूमेंट विच इंश्योर द डिमांड फॉर कैश रिमेन मिनिमल, कैश की जरूरत ही नहीं पड़ती है, चेक में होता है काम, मैंने आपको समझाया। सो बैंक रेयरली फेस द इमिनेंट रिस्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ देयर कस्टमर सडनली शोइंग अप देयर डू डिमांड कैश फॉर द अकाउंट। तो इसीलिए जब आप इसमें डील होता है तो बहुत कम समय होता है कि सारे कस्टमर एक ही साथ, जब तक कि बैंक का कोई क्राइसिस ना हो गया, लेके पैसे नहीं भाग रहे हो लोग, तब तक बैंक के सारे बंदे एक समय पर नहीं पहुंचते हैं और बोलते नहीं है कि लाओ मेरे को पैसा दे दो, ठीक है मेरा पैसा दे दो। तो उसमें तो बैंक रन हो ही जाएगा ना, कि उतना पैसा उसके पास कैश रखा नहीं रहेगा और वो आप सब पहुंच जाएंगे उसके पास। तो ऐसा कंडीशन तो होता नहीं। सेंट्रल बैंक बेल आउट, अगर ऐसा कंडीशन होता भी है तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो उसको बेल आउट कर देता है, उस समय के लिए पैसे दे देता है, इमरजेंसी कैश दे देता है उसको और वो कस्टमर को दे देता है। अंडर फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम हाउएवर बैंक आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम क्रिएटिंग लोन विदाउट एक्चुअल कैश इन देयर वॉल्ट टू बैक दीज लोन्स। तो आपको मैंने ये पूरा समझा दिया, इसमें यही था। कुछ प्रोपोनेंट्स हैं जो फुल रिजर्व के लिए कहते हैं कि इट इज ओनली नेचुरल फॉर्म ऑफ बैंकिंग एंड दैट कैन प्रिवेंट द वेरियस क्राइसिस दैट अफेक्ट टुडे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। कुछ इनके प्रोपोनेंट्स हैं कि फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां पे लाना चाहिए। सिंस बैंक विल नॉट बी एबल टू क्रिएट मनी आउट ऑफ थिन एयर इन द फुल रिजर्व बैंकिंग, आपके पैसे से वो बैंक कमा नहीं रही है, देयर इन्फ्लुएंस ऑफ करेंसी मनी सप्लाई विल बिकम श्योरली रिस्ट्रिक्टेड एंड दिस they argue will prevent artificial economic boom and boost that they are become consequence of change in money supply। तो ये है आपका फुल रिजर्व बैंकिंग। उसके बाद है कि ओवर 7,000 रिफ्यूजी जो है म्यांमार में, उसको लेके एक न्यूज है कि रिपेट्रेटेड टू म्यांमार, जो भी लोग हैं जो म्यांमार में वहां पे जब मिलिट्री का शासन हुआ था तो इंडिया आ गए थे, तो उनको भेजना है, तो उसके लेके न्यूज में था। तो आपको पता है कि कुकी चिन जो है वो एथनिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और मणिपुर में बहुत सारे लोग वहां से आए थे, तो ये एक न्यूज में था। उसके बाद देखते हैं क्या न्यूज में है। लोकसभा ने एक बायोडाइवर्सिटी बिल पास कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो उनको लेके नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके चल रहा था, उसी बीच में इन्होंने ये पास कर दिया। तो एक ये हो गया, आप इसको देख लें। नरेगा को लिस्ट पे 5 करोड़ नेम को डिलीट किया गया है, तो आप उसको भी देख लेंगे कि नरेगा क्या है। तो एक न्यूज ये था कि 5 करोड़ लोगों का जो नाम है डिलीट किया गया, क्योंकि इसमें आप पता है कि इसमें क्या है, फेक जॉब कार्ड था, डुप्लीकेट जॉब कार्ड था, कुछ लोग काम नहीं करना चाहते, फैमिली, कुछ लोग के फैमिली शिफ्ट हो गए ग्राम पंचायत से परमानेंटली, ठीक है। सो इस बेस पे इनको इनका यह है कि आपको इतने लोगों का नाम डिलीट हुआ है नरेगा से, तो आप उस पर ध्यान दें। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के अंदर में डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। प्रशांत भूषण जो है उन्होंने आर्गू किया कोर्ट में कि जो बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट दे हैड ए रोल इन गवर्नेंस, जो सरकार की है गवर्नेंस, जो पार्टी जो है उनका गवर्नेंस में रोल होता है, तो इनको आरटीआई के अंदर लाया जाए। तो अभी तो अगला मीटिंग रख दिया है, अगला डेट डाल दिया है, अगले डेट में जो बहस होगी उसमें देखेंगे। उसके बाद एक है गवर्नमेंट मूव टू टेबल द जम्मू कश्मीर बिल ड्रॉ फ्लैग फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, तो रिजर्वेशन को लेके, कश्मीरी पंडित को रिजर्वेशन को लेके है ये न्यूज कि कैसे उसको उसमें रखा जाए। प्रेसिडेंट ने एक जो है ट्राइबल से रिलेटेड वो जो आर्ट गैलरी है वो खोला है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आईआरसीटी का जो है वो क्रैश कर गया था, तो उस वो भी इतना न्यूज नहीं है। उसके बाद जो है इमरान साहब को जो लॉयर्स है वो कंटेम्प्ट केस में उन्होंने बोल दिया कि इलेक्शन कमीशन के से जो इलेक्शन कमीशन को बोल दिया था कि आप लोग जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज है उसके आप लोग चापलूसी करते हो, तो उसके लिए कंटेम्प्ट हो गया है। स्पेन को लेकर न्यूज था कि स्पेन में इलेक्शन हुआ था, लेकिन अभी कोई तब तक के लिए इंटीरियम जो है गवर्नमेंट, इन्हीं को प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं वो इन्हीं को रखा गया है, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टी को उतनी वो मिली नहीं, सीट मिली नहीं। उसके बाद जो बिडेन जो है उनकी वाइफ जो है वो यूनेस्को में वापस ये लोग एंट्री हो रही है, क्योंकि आपको पता है ट्रंप ने यूनेस्को छोड़ दिया था, तो एक न्यूज ये है। उसके बाद जीएसटी में इतने सारे फ्रॉड पाए गए, इतने सारे अकाउंट्स फ्रॉड में पाए गए, तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप जीएसटी का एक ड्रॉबैक आएगा लिखने के लिए, तो अपन लिखेंगे कि फेक लोग ज़्यादा हैं उधर, एंट्री जीएसटी की फेक एंट्री करवा ले रहे हैं। आईएमएफ में जो है वो आईएमएफ ने है जो इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट किया 6.1 किया है,
लेकिन इंडिया का जो है अपना कैलकुलेशन है आरबीआई के हिसाब से वो 6.5 है, तो आप उसको ध्यान रखें। कुछ जो राइसेज हैं उसके ऊपर जो इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि ये ग्लोबली डिस्टर्ब होगा और प्राइस जो है 10 से 15% बढ़ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे पेपर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। तपस आईएएस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।